दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत जी हैं। कद्दावर नेता हैं और लगातार वोकल रहते हैं और उसी का खामियाजा पिछले दिनों इनको भुगतना पड़ा जब मोदी सरकार ने इनको जो है जेल के पीछे ले गई। हालांकि वो इसमें कोई मामला नहीं था, लेकिन माना जा रहा था जिस तरह से शिवसेना के पक्ष में लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, जैसा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ मोदी सरकार का रवैया है। लेकिन हम वहां से शुरू नहीं करेंगे, शुरू करेंगे जो बड़ा मसला इसमें सुप्रीम कोर्ट में है। जनचौक में आपका स्वागत है संजय जी। इसमें मामला चल रहा है, सरकार जिस तरह से गिराई गई महाराष्ट्र की, पूरे देश ने देखा। अब सरकार गिराई, उससे एक जमाना लौट गया, एक साल हो गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? फैसला तो जनता करेगी। सुप्रीम कोर्ट पर हमारी उम्मीद टिकी हुई है। चंद्रचूड़ साहब जो बैठे हैं, इसलिए हम कुछ उम्मीद रखते हैं जी। लेकिन इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। देखो, ऐसा कभी हुआ है क्या? एक पार्टी से कुछ एमएलए चले जाते हैं और इलेक्शन कमीशन पूरी की पूरी पार्टी उनके हाथ में थोप देती है। ये तो डकैती है। कभी हुआ है ऐसा? कभी आपने देखा है? कभी आपने सुना है? पार्टी यानी कोई एमएलए एमपी होता है क्या? पार्टी अलग होती है और लेजिस्लेटिव पार्टी अलग होती है। पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी में हमारी टूट या फूट हो गई है, लेकिन ज़मीन पर पार्टी है। बाला साहब ठाकरे उसके फाउंडर है और आप ये पूरी पार्टी उठाकर कोई शिंदे नाम का व्यक्ति के हाथ पर रखते हैं कि आप मालिक है पार्टी के। क्या ये कानून है? ये तो बोलता है ना, एक तरह की गुंडागर्दी है इलेक्शन कमीशन की। संजय सर, अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि कोई फैसला ऐसा आ सकता है जो उसके खिलाफ जाएगा, सरकार भी गिर सकती है। इसके आधार पर उसने विकल्प की तैयारी भी शुरू कर दी है। आपसे अगर थोड़ा और खुल करके पूछें कि जो अजीत पवार जी का बयान आ रहा है लगातार, इसको किस रूप में देखा जाए? अजीत पवार जी का बयान क्या है? अजीत पवार ने बार बार कहा कि मैं एनसीपी में ही रहूंगा आखिरी सांस तक। तो मुझे मालूम नहीं लोग उनके बारे में ऐसी क्यों बातें करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं अगले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनना तो चाहते अच्छी हैं। बात है ना, बनने दो। अगर 145 का बहुमत किसी के पास होता है, जी। वो जुटा पाते हैं यातना, तो जुटा सकते हैं। जरूर हम उनका स्वागत करेंगे, इसमें नई बात क्या है। और कद्दावर नेता है, 4 बार डिप्यूटी सीएम रहने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या बन सकते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन एमवीए के अंदर दो दो मुख्यमंत्रियों का चेहरा ये कैसे हल होगा? अब अजीत दादा पवार ने कहा कि मैं बन सकता हूँ, तो मैं हमको बेस्ट विशेष दे सकता हूँ ना। तो चलिए एक चीज और पूछ लेते हैं, क्या शरद पवार साहब का भी उनके पीछे, उनकी पीठ पर हाथ है, माना नहीं जाए? नहीं, पवार साहब एमवीए के स्तंभ है और वो विपक्षी एकता के बहुत बड़े हमारे मार्गदर्शक है और रहेंगे। तो ये अजीत पवार का अपना व्यक्तिगत है, माना जाए? मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार कोई ऐसा निर्णय लेंगे। एक बार ले चुके हैं वो, जी। वापस नहीं लेंगे इस प्रकार का निर्णय। अच्छा, ये अभी आप जो है आज ही मिले हैं सत्यपाल मलिक साहब से, हाँ, तो क्या माना, क्या बात हुई आपकी? ठीक है। सत्यपाल मलिक साहब भी एक ऐसे नेता है, ठीक है, राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल रहे यार, लेकिन इस देश की जो समस्याएं है वो बहुत अच्छी तरह से अब वो समझ रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। अगर परिवर्तन इस देश में लाना चाहते हैं तो सत्यपाल मलिक जैसे कुछ लोगों ने जो इस देश में बचे एक साथ आकर 2024 की तैयारी में हमको जुटना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी की एक बात सही है कि 1 to 1 अगर लड़ाई हो जाए तो बीजेपी नहीं बचे, और हम भी यही चाहते हैं। तो ज़रूर हमारी जैसी जो पार्टी है, हमारे जैसे जो और भी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सत्यपाल मलिक जी हो या और ऐसे बड़े नेता, उनके साथ बैठकर आगे की रणनीति के बारे में कुछ सोचे या निर्णय हो। तो आज मैंने ज़रूर उनसे बातचीत की। बाद में उद्धव ठाकरे जी ने भी उनसे फ़ोन पर बात की। जी। क्या उसमें क्या बात हुई, कुछ बताएंगे? यही बात है कि जी। हम एक साथ काम करेंगे, अच्छा। रहेंगे, महाराष्ट्र में भी आइए। और मैंने तो उनको कहा है कि आपकी जो बात है ये दिल्ली और हरियाणा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, आपको पूरे देश में जाना चाहिए। देश आपकी बात सुनना चाहता है।
ये जो एमवीए आपने एक जो है मॉडल दिया, महाराष्ट्र ने एक मॉडल दिया विपक्षी एकता का, ये और जगहों पर भी खड़ा हो पाएगा और दूसरे प्रदेशों में? देखिए, एमवीए का मतलब है विपक्ष की एकता। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, ये तीन भिन्न विचारधारा वाले लोग एक साथ आकर एक सरकार बनाए। जी। बीजेपी ने वो तोड़ दी, फिर भी हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। यही मॉडल हर स्टेट में और देश में होना चाहिए। और क्या है, विपक्षी एकता का मॉडल है एमवीए। तो अभी जो तस्वीर दिख रही है उसमें चलिए महाराष्ट्र है, बिहार है, कमोवेश पश्चिम बंगाल भी आपके साथ, कर्नाटक में एक नई स्थिति दिख रही है, लेकिन यूपी जहां रीढ़ है जो पूरे देश की, जहां कहा जाता है कि रास्ता साफ होता है केंद्र का, वहां कोई स्थिति क्यों नहीं बन पा रही विपक्ष की? बन पाएगी धीरे धीरे, जैसा समय जाएगा। सबको अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ आना पड़ेगा, हो जाएगा। अभी अगर आपसे पूछें तो कितनी पार्टियां जो है जिससे संपर्क हुआ और एक साथ बैठने के लिए तैयार हैं? बीच में केजरीवाल अलग रुख अपना लेते हैं, कभी जो है चंद्रशेखर जो है, कभी ममता जी अलग भाषा बोलती हैं। सबको लगता है हम राष्ट्रीय नेता है, हाँ, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हाँ। लेकिन एक ही बनेगा ना कोई, चुनाव के बाद निर्णय होगा। एक चीज़ मैं चूंकि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है इसलिए आपसे जानना चाहूँगा, कहा जा रहा है कि आरएसएस जो है दो चेहरों को लेके चल रहा है। अगर मोदी जी कहीं जो है पीछे जाते हैं, कम्युनल एजेंडा आगे बढ़ता है तो वो जो है आपके योगी साहब को आगे कर देंगे। अगर सेकुलर एजेंडा आता है और इस तरह कोई स्थिति बनती है तो इनके पास जो गडकरी का चेहरा है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, गडकरी साहब अगर आ जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाते हैं तो महाराष्ट्र और आपके सामने क्या ये नहीं हो जाएगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसके पक्ष में जाएगा? हम ये मानते हैं कि 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। सरकार तो यूपीए की बनेगी, जैसे हम जो एक गठबंधन बनाएंगे वो सत्ता में आ जाएंगे। देखो, एक यूपी छोड़कर सभी बड़े राज्यों में आज बीजेपी की हालत बहुत खराब है। अच्छा। सिर्फ यूपी के ताकत पर अब बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। आप देखो कि कर्नाटक में जो तस्वीर बन रही है, उनको कम्युनल एजेंडा से पीछे हटना पड़ा है बीजेपी को, किस रूप में देखा जाए, क्या संकेत कर रहा है? हाँ, यही तो ताकत है जनता की। अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी या कांग्रेस की आएगी तो दंगे हो जाएंगे। ये देश का गृहमंत्री बोलता है। देश का गृहमंत्री जिसने लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी चाहिए, जिसने क्रिमिनल हार्मनी की बात करनी चाहिए, एकता की बात करनी चाहिए, वो गृहमंत्री जो हर स्टेट में गुजरात मॉडल को लाना चाहता है राजनीति में, ये ठीक नहीं, इसलिए तो पीछे हटना पड़ा। अब दो मेरे आखिरी सवाल हैं। कल एक घटना यहाँ हुई है मंडी हाउस, वहाँ एक मजार हुआ करती थी 250-300 साल पुरानी। संजय साहब, ये जो दिल्ली के अंदर गुजरात मॉडल दोहराया जा रहा है कि इस तरह जो मजारें हैं, जो इबादतगाहें हैं, जो पुराने जो धरोहरें हैं, उनको जो है रातों रात गायब कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। अगर संसद के, सुप्रीम कोर्ट के और राष्ट्रपति भवन, आप लोग सारे सांसद यहाँ रहते हैं, उनकी आंखों, उनके जो है चेहरे के नीचे सब होगा तो किस रूप में देखा जाएगा? गलत है। इस तरह से आप क्रिमिनल हार्मनी को ख़त्म नहीं कर सकते। जो बात इस देश में पुरानी है वो रहनी चाहिए, देश का इतिहास उससे जुड़ा है तो रहनी चाहिए। कल बोलेगा आप लाल किला तोड़ देंगे, परसों बोलेगा आप ताजमहल तोड़ देंगे, आगरा का किला तोड़ देंगे। ये कौन सी राजनीति है और ये कौन सा हिंदुत्व है? हमारे हिंदुत्व में ये बात नहीं बैठती। हम भी हिंदुत्ववादी और बीजेपी से ज़्यादा प्रखर हिंदुत्ववादी, लेकिन हमारे हिंदुत्व में इस प्रकार की बातें नहीं है। ये गोमूत्र वाला हिंदुत्व हमको नहीं सूट करता है। देश को गोमूत्रधारी हिंदुत्व। बस आखिरी सवाल, अभी एक फैसला आया जो है गुजरात के अंदर बिल्किस बानो वाले मसले पर, तमाम जो बलात्कारी थे, हत्यारे थे, उनको छोड़ा गया था। अभी बिहार में नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में परिवर्तन कर कुछ अपराधियों को छोड़ा है जो सजा याफ्ता थे, सजा काट रहे थे। बिल्किस के बारे में मुझे जानकारी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। जी। बिहार वाली जो मामला उसमें मुझे पता नहीं है क्या है, ये देखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं संजय साहब कि 2024 में कम से कम बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, पूरा विपक्ष एक है और 1 to 1 की फाइट होगी, ऐसी कोशिश जो विपक्ष की तरफ से चल रही है। दिल्ली से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।